filling. So you have done up to beta 20. You have told me that ma'am 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s2. This we have done till this, isn't it? Now bete, no doubt next electron will enter in the D. देखो एक D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10. तो एक इसे कहते हैं ट्रांजिशन सीरीज. ये एक ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज है. इसमें कितने एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं 10, क्योंकि डी सब शेल में देयर आर 5 ऑर्बिटल्स विच इंक्लूड 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो आपको इसमें हम फिलिंग करना शुरू करेंगे 3D से, और 3D1 करते हुए हम 3D10 तक पहुंचेंगे. उसके बाद ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, देन 4th स्टार्ट होगी, देन 5th एंड सो ऑन. ठीक है, फिर हमारा ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है. अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटे 3D. 3D में एंटर होगा इलेक्ट्रॉन. कहाँ पे एंटर होगा 3D में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा. तो ये इनर ये इतनी है, ये किसकी कन्फिगरेशन है? ये कन्फिगरेशन है आर्गन की, एक नोबल गैस की. तो ये मैं कन्फिगरेशन ना लिख के मैं ये सिर्फ AR लिख रही हूँ कि ये आर्गन की कन्फिगरेशन है. आई एम जस्ट राइटिंग AR ओवर इट कि आप अंडरस्टूड कर लो कि इतनी हमने आर्गन की फिल करी है. अब 4s2 आउटर, इसे कहते हैं आउटर कन्फिगरेशन बेटे, वो तो हमने लिखनी होती है. और उसके बाद आएंगे हम 3D1. अब ये जो मैंने लिखा है ये गलत लिखा है, क्यों लिखा है मैं अभी आपको बताते हैं. नो डाउट बेटे आपने इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करवाना है. नो डाउट आपने इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करवाओगे 21. और इसको याद करने का बहुत इजी वे है बेटे. 21 3D1, 22 3D2. With this and this exception we will be doing exceptions. Chemistry is full exceptions. तो अदरवाइज बहुत ईजी है. एटॉमिक नंबर से 3D1, 3D2, 3D3, 3D5, 3D6, 7, 8 एंड 3D10 विच इज़ वेरी इजी. अब ये मैंने क्यों गलत, अब मैंने अपनी तरफ से बहुत सही लिखा है पर मैं इसको क्यों गलत बोलूँगी, क्योंकि बेटे जब एक बार ये डी में इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है ये री एनर्जाइज करता है और डी की एनर्जी कम हो जाती है. तब आपकी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे ना लिख के यू विल राइट लाइक दिस 3D1 4s2. यू विल नॉट राइट डी एट एंड. 0 मार्क्स मिलेगा आपको. डी एंड पे नहीं होता, क्योंकि मान लो मैंने आपको बोला बेटे जी आपने सेकेंडियम 2 पॉजिटिव बनाना है. ऐसे तो ये 3 पॉजिटिव होता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ सेकेंडियम 2 पॉजिटिव बनाना है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. तो निकालने के टाइम आप पहले 4s में से निकालोगे, डी में से कभी नहीं निकालोगे. रिमेंबर, क्योंकि डी लोअर एनर्जी का हो जाएगा. जो बिल्कुल लास्ट में पड़ी होती है शेल उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. जब एक न्यूट्रल एटम में से कैटाइन बनता है तो लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे. तो भरने को हम जब डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो हम डी में डाल रहे हैं, मगर ये री एनर्जाइज करके हम लिखने के टाइम डी यहाँ पे लिखेंगे. यू विल राइट हियर. याद रखना ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रॉन एंटर जरूर डी में करता है. निकलने के टाइम पहले एस में से निकलता है फिर डी में से निकलता है. जब ये कैटाइन दीज आर मेटल नो डाउट दे विल बी फॉर्मिंग कैटाइंस, दे विल बी फॉर्मिंग कैटाइंस. तो आप पहले जो लास्ट एनर्जी शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे. हाँ जी बेटे. मैम वो एक बार दोबारा बताना कि आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब पी में से आता है फिर निकलता कहाँ से है? हाँ एस में से. जब मैं आपको कोई कैटाइन बनाने को, वैसे बेटे सेकेंडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है वो 3 पॉजिटिव है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको फिर भी सेकेंडियम 1 पॉजिटिव बनाने को बोलूँ, 1 पॉजिटिव, इसका मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, -1 इलेक्ट्रॉन किया. तो आप तो कहोगे इसकी कन्फिगरेशन कैल्शियम जैसी है.
आप डी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, यही करोगे। आप बोलोगे किसकी कन्फिग्रेशन बनी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, क्योंकि डी में से निकल गया। निकालने के वक्त डी में से नहीं निकालना, निकालने के वक्त आपने एस में से निकालना है। तो ये बनेगा 3d1 4s1, क्योंकि तब ये आउटर शेल बन जाएगी 4s, ये डी अंदर चली जाएगी। फिलिंग हम डी में जरूर करते हैं बेटे जी, मगर निकालने के टाइम हम एस में से निकालते हैं जब हम इसका कैटायन बनाएंगे। और द पॉइंट? यस जीवितेश, हाँ जी, ओके देन। अब जैसे टाइटेनियम बनाऊं तो टाइटेनियम क्या होगा बेटे, अब डी में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इट विल बी, आई एम राइटिंग हियर आर्गन, आपने पूरा लिखना है। इवन यू कैन आल्सो राइट आर्गन, इट्स योर विश, ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, मगर आपको फिलिंग करनी आए तो आपको पता होना चाहिए। अब फिलिंग करने वक्त हम बोलेंगे ये हो गया 3d2 और ये क्या हो गया 4s2। मैंने किस में भेजा, इलेक्ट्रॉन डी में भेजा, इन अल्टीमेट वी विल डूइंग इन पीरियोडिक टेबल, डी में भेजा, मगर हम डी एंड में नहीं शो करेंगे, हम डी पहले शो करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, ड्यूरिंग राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कभी गलती मत करना डी एंड में। अगर मैं आपको बोलूँ टाइटेनियम 2 पॉजिटिव बनाओ, मतलब आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, आप एस में से रिमूव करोगे, आप कभी भी डी में से नहीं रिमूव करोगे। फिलिंग आप जरूर एंड में डी में करोगे, फिलिंग आप एंड में जरूर डी में करोगे। ओके बेटे, द सेम वे नेक्स्ट, अगर आपसे मैं इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछूं तो ये जितने भी बन रहे हैं दे आर पैरामैग्नेटिक। क्यों? इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी साथ साथ करो। जिनके पास एक भी अगर वन भी अनपेयर्ड हो तो वो पैरामैग्नेटिक है, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। जिसमें पेयर्ड हो जाएंगे, जैसे जिंक की बात करेंगे सारे पेयर कर देंगे, कॉपर की बात करेंगे सारे पेयर कर देंगे, वो कहेंगे डायामैग्नेटिक, फिर भी डी में, ठीक है। जिसमें एक भी अनपेयर्ड होगा दैट इज पैरामैग्नेटिक। अब मैं कॉपर नहीं लिख रही, अभी कॉपर नहीं लिख, क्रोमियम नहीं लिख रही, ना मैं कॉपर लिख रही। तो 5 बनाने हैं तो देयर विल बी आर्गन, ठीक है, एंड देयर विल बी 3d5 4s2। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा आपके लिए, क्योंकि आपको याद हो जाए ओके। तो यू विल नॉट डू पेयरिंग अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपकी सिंगली फिल्ड नहीं हो जाती, ठीक है बेटे। अब ये क्या हो जाएगा 3d6, ये क्या हो जाएगा 3d6 4s2, ये 3d5 4s2 था, ये 3d7 4s2, ये 3d8 4s2, ये मैंने छोड़ दिया, ये 3d10 4s2, ठीक है बेटे। वेरी इजी टू रिमेंबर, 21 3d1, 22 3d2, 23 3d3, 25 3d5, 26 3d6, 27 3d7, 28 3d8 एंड 30 3d10। ओके, अभी मैंने क्यों छोड़ा, वेट जीवितेश, इनको क्यों नहीं बनाया? तो मेरे हिसाब से क्रोमियम जो 24 है, क्रोमियम, तो आप कैसे बोलोगे कि मैम ये आर्गन है और ये 3d4, क्रोमियम है 3d4 और 4s2 है, तो आई विल, but this configuration is wrong. We will write it like this: argon 3d5
4s1, 3d5, 4s1, एक s से कहाँ आ गया, d में. With the same copper की बात करूँ, with the same I am writing copper and then I'll explain you कि why is it so. If I am writing here 29, that is copper. तो 29 से हमें लगता है कि ये अगर इनसाइड है तो आउटर कन्फिगरेशन हो जाएगी 3d9 4s2. मगर मैंने ये कहना है कि आपको ये गलत है. इसकी कन्फिगरेशन है बेटे जी 3d10 4s1, 3d10 4s1. अब मैग्नीज की बात करो तो ऑलरेडी ये 3d5 थी. अब इसकी हमने ज़बरदस्ती 3d5 करी. अगर हम जिंक की बात करें तो ऑलरेडी 3d10 थी, इसकी ज़बरदस्ती करें. इसको कहते हैं बेटे हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन, और इसे कहते हैं फुली फिल्ड कन्फिगरेशन. हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कन्फिगरेशन आर एक्स्ट्रा स्टेबल. तो इट टेंड्स कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में आ जाता है क्योंकि इन्होंने स्टेबिलिटी अटेन करनी होती है. इसलिए इसकी कन्फिगरेशन ये ना हो के ये हो जाती है, इसकी ये ना हो के ये हो सकती है. अब हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ये एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों है, ये एक्सेप्शन आती क्यों. केमिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस. तो ये एक्सेप्शन क्यों आती हैं, क्यों स्टेबिलिटी है इनकी क्रोमियम और कॉपर की, लेट अस सी. ये दो रीजंस के कारण है बेटे, एक सिमेट्री और एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. तो टू रीजन बिहाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड which was in chromium. That is 3d5 4s1, and in copper that is fully filled, that is 3d10 4s1. It is because of beta symmetry and exchange of energy. It is symmetry and exchange of energy. पहले समझो बेटे सिमेट्री क्या है. आपकी ना क्लास में 5 बॉयज़ हैं, है ना. आपकी क्लास में 5 लड़कियां हैं, ये 5 बॉयज़ हैं. इनके सिर में मैंने रख दी ईंटें, 4 के ऊपर रख दी, और एक ऐसा बॉय है जिसके ऊपर सिर के ऊपर 2 रख दी और एक के ऊपर 1 नहीं रखी. क्या ये जस्टिफाइड है? क्या मुझे एक और लड़का वेला नहीं नज़र आ रहा? वो कहेगा मैम आपने तो सिमेट्री रखी नहीं, आपने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं करी है. अगर वो जो अलग बैठा हम आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है. तो बेटे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो एवरीवन, सबके सिर पे बाहर एक जैसी स्पिन प्लस हाफ, एक एम्प्टी हम छोड़ देंगे, एस में से डी में पहुंचा देंगे. तो ये क्या हो जाएगी, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाएगी. जितनी सिमेट्री ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा. तो हमने ये क्या किया, मैंने इससे एक उठाई और इसके ऊपर रख दी, तो क्या होगी, सिमेट्री होगी. देयर विल बी सिमेट्री, सिमेट्री होगी, स्टेबिलिटी होगी. ऑल आर वेल ऑक्यूपाइड, ऑल आर वेल सेटिस्फाइड. क्योंकि कईयों में थे इलेक्ट्रॉन, कईयों में नहीं थे. तो एक डी ऑर्बिटल में या जो डी और 4s में एनर्जी कम रह गई थी, एनर्जी चेंजेस इतनी रह नहीं गई थी, तो अगर एक खाली पड़ा है तो एक ही ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन क्यों घुमाए जब हमारे पास ऑप्शनल पड़ी है. तो पहली बात, हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लीड्स टू स्टेबिलिटी.
ओके, ग्रेटर स्टेबिलिटी विल बी देयर, हमने इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे हो जाती है। दूसरा बेटे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, अगेन आई एम टेकिंग द सेम कंसेप्ट ऑफ ब्रिक्स। मैंने ना 5 बॉयज लिए हैं, उनके सिर के ऊपर ब्रिक्स रख दिए हैं। अब ये क्या होता है कि ये एक ही स्पिन से एक ही बार उठा के बैठे हुए हैं बेटे। मान लो एक बॉय है, वो अपना इलेक्ट्रॉन अपनी ब्रिक इसको ट्रांसफ़र करता है, वो इसको भी कर सकता है, वो इसको भी कर सकता है, वो इसको भी कर सकता है, और बदले में इसकी लेगा, बदले में ये इसकी लेगा, बदले में ये भी इसकी भी ले सकता है, बदले में इसकी भी ले सकता है। दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो जितनी देर तक इसके सिर में एक जो बॉय है उसके सिर से बेटे एक इलेक्ट्रॉन हट के, एक ईट हट के दूसरे के सिर पे ट्रांसफ़र हो रही है, और दूसरे के सिर से पहले के सिर पे ट्रांसफ़र हो रही है, उतनी देर में थोड़ा सा सिर को रिलैक्स मिला, ठीक है। जब पोजीशन एक्सचेंज करे, क्योंकि सबकी एनर्जी एक जैसी थी, तो इन्होंने अपनी पोजीशन एक्सचेंज करी, तो इन्होंने ये क्या क्या किया कि इसने अपनी ये वाली पोजीशन छोड़ के यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। मीन एक इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम 4 पोजीशन चेंज कर सकता है। सेकंड पे जो बैठा है वो फर्स्ट को तो चलो देखेगा नहीं, वो एट ए टाइम इतनी पोजीशन चेंज कर सकता है 3। जो थर्ड पे बैठा है वो 2 पोजीशन, जो 1 पे बैठा है, ठीक है, जो फोर्थ पे बैठा है वो 1 पोजीशन, एंड द सेम। मीन्स इतनी बारी वो अपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज कर सकता है। अब आप देखो, जब एक के सिर से ईट हट के दूसरे के सिर पे गई है, उतनी देर तक उसके जो सिर है वो रिलैक्स हो गया, एनर्जी कम होगी, उतनी एनर्जी रिलीज़ हुई, उतना आपने वर्क डन किया तो एनर्जी रिलीज़ हुई। जितनी देर तक इलेक्ट्रॉन एक से हट के दूसरे पे गया उतना कोई वर्क डन हुआ, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो क्या स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, जितनी एनर्जी रिलीज़ करवाओगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है बेटे। तो सेकंड क्या होता है, जब आप कभी कन्फिगरेशन फुली फिल्ड या एक्स्ट्रा हाफ स्टेबल कर देते हो तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेबल पोजीशन, मोर विल बी द एक्सचेंज एनर्जी रिलीज। इसलिए जो एटम है वो ज़्यादा स्टेबल होता जाता है, इसलिए हम कहते हैं हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें एक सिमेट्री ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अच्छी होती है बैलेंस्ड वे में, और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। और जितनी नंबर ऑफ एक्सचेंजेबल पोजीशन बढ़ रही हैं, फॉर एग्जांपल इसमें हम देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम 4 पोजीशन चेंज कर रहा है, उतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। गॉट द पॉइंट? नाउ जीविते यू हैव डाउट यू कैन आस्क। ओके, सो दिस इज़ बेटे वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट और सिमेट्री का और हाफ फील्ड फुली फील्ड, हम जब पीरियोडिक टेबल भी पढ़ेंगे तो हम नाइट्रोजन की बात करेंगे हाफ फील्ड है, ऑक्सीजन की बात करेंगे 2p4 है, वैसे हम बेरिलियम की बात करेंगे इट इज़ फुली फील्ड, 2s2 की बात करेंगे, बोरोन की 2p1 में जाएंगे। तो ये याद रखना, जहाँ पे भी फुली फील्ड या हाफ फील्ड होंगी वो एक्स्ट्रा स्टेबल होंगी। एवरी टाइम वी विल टॉक अबाउट, दिमाग में ये कंसेप्ट रखना बेटे, फुली फील्ड में सिमेट्री बहुत अच्छी होती है या हाफ फील्ड में सिमेट्री बहुत अच्छी होती है, और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बहुत अच्छी होती है। ओके, यस, नाउ नेक्स्ट वी विल बी टेकिंग प्रोबेबिलिटी कर्व्स एंड द डायग्राम्स। हाँ जी बेटे, पूछो, जल्दी पूछो। मैम, फुली शेल्ड फुली ऑर्बिटल शेल का कॉन्सेप्ट मैम एक बार दोबारा बता दो। क्या कंसेप्ट बता दो बेटे? फुली मीन्स डी फुली फिल्ड है 10 इलेक्ट्रॉन्स है, एस फुली फिल्ड है 2 इलेक्ट्रॉन है, पी फुली फिल्ड है 10 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जितनी फुली फिल्ड होगी उसमें भी सिमेट्री है, सबके सिरों पे 2-2 ईंटें पड़ी हुई हैं, और सभी एक दूसरे के साथ इक्वली एक्सचेंज कर सकती हैं अपनी पोजीशन, तो दे आर स्टेबल। गॉट द पॉइंट? तो मैं फुली फील्ड में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती है बेटे, जितनी
एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की एक जैसी होती है ना, उतनी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। एक्सचेंज आप उसी से करते हो जितनी आपकी एनर्जी सेम हो जाती है। गॉट द पॉइंट? यस मैम। ओके, एक्सचेंज उसी से ही करोगे जिनकी एनर्जी दूसरे के साथ सेम होगी। अगर प्लस 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 स्पिन से सारे जा रहे हैं तो सारे एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, तो अगर माइनस माइनस से जा रहे हैं उतनी ही एक्सचेंज करेंगे, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज फुली फील्ड में बढ़ जाएंगे। ठीक है, हाँ जी स्मृति, जल्दी जल्दी बेटे, हरी आप। मैम जब हाफ फील्ड में एक ब्लॉक खाली होता है डी का, हाँ जी, उसमें से एस ब्लॉक में से एक इलेक्ट्रॉन जंप एक्सचेंज कर जाता है डी ब्लॉक में। हाँ जी, मैम तो उसमें भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का हाँ कंसेप्ट आप कह लगेगा? सकते हो, मगर उसने एक्सचेंज नहीं करी, वो तो खाली पड़ा था ना। एक्सचेंज का मतलब एक ने एनर्जी दूसरे को दी, मतलब जब एक ने ईट दूसरे को ईट ट्रांसफर करी कि आपस में एक्सचेंज करी, तब तो ये गया और एनर्जी बस रिलीज हुई। मैम तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट हाफ फील्ड वाले में नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता, मैंने हाफ फील्ड में देखो बनाया तो है। ओके मैम। मैम और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटर है या अनपेयरिंग? बेटे जितनी अनपेयर्ड होती है उतनी मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये बेटर, जितनी पेयरिंग होती है रिपल्शन बढ़ जाती है, वी कैन से, बट उतनी स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। वो डिपेंड है आपको, इतने आप कोई भी एटम है बेटे नोबल गैस कन्फिगरेशन की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, तो उसको पेयरिंग तो होनी पड़ेगी। तो हम वही कंसेप्ट आ जाते हैं, ये हम ये नहीं कह सकते कि पेयरिंग बेटर है ये नहीं। जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में विश्वास करता है, कार्बन है वही शेयर करेगा। पेयरिंग तो अल्टीमेटली करनी है उन्होंने, नोबल गैस की तरफ जाना ही जाना है। यस मैम। ठीक है बेटे, यस मैम। तो हाँ पेयरिंग से रिपल्शन जरूर होती है, बट यू विल डू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंसेप्ट एंड ऑल, वी विल डिस्कस दैट, ठीक है। मगर उन्होंने पेयर Yes. होना ही है, जब इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो हमारे पास कोई चारा नहीं, हमने पेयर तो करना ही करना उसको। ओके मैम। ओके, नाउ बेटे just a small explanation of radial probability curve and the जो भी उनकी शेप्स आ जाती हैं इस ब्लॉक की, जस्ट आई एम टेकिंग ओवर इट। रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व एक्चुअली हमें बताती है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं एक ऑर्बिटल में, ठीक है। जस्ट इसको समझो बस, ठीक। तो आई एम राइटिंग हियर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एक्चुअली जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करी, तो जनरली हम एक्स वाई जेड एक्सिस लेते हैं बेटे, तो एक देयर आर सम एंगल्स, पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं अल्फा साई एंड ऑल, ये क्वांटम में आगे जाके आते हैं। तो आर एक पोलर कोऑर्डिनेट है जो एक रेडियस से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हो। मतलब ये कहते हैं जी, अगर आप साई की वर्सेस अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपका इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रेडियस से कितना दूर है और कहाँ पे पाया जाता है, तो हमने कर्व बनाए। तो पहले तो इन्होंने साई से निकाला, तो साई वेव फंक्शन है, साई का एक एम्पलीट्यूड होता है ना। तो अगर जब साई के कॉरस्पॉन्डेंस हमने रेडियस देखा, रेडियस का कर्व बनाया, तो हम क्या देखेंगे, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से क्या रेडियस बढ़ता जाए, मतलब आप दूर जाते जाते हो। तो अगर हम 1s की प्रोबेबिलिटी देखें तो ये न्यूक्लियस के पास पास थी, ये यहाँ पे थी, ये यहाँ पे थी, और जैसे ही न्यूक्लियस के से दूर जाएगा ये साथ में चिपकती जाएगी और इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। तो न्यूक्लियस के पास फाइंड आउट करने की हम कह सकते हैं कि साई के साथ ज़्यादा थी। दिस इज साई। अभी हमने प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करी, वैसे साई हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड बताता है, ठीक है। अगर यही कर्व बेटे जी मैं 2s के लिए बनाऊँ, ये 1s के लिए थी, तो ये 2s के लिए बनाऊँ तो मुझे कुछ कर्व ऐसी मिलेगी, ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे आएगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगी इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो होगी और ये नेगेटिव में होगी। तभी मैंने उस दिन समझाया था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि साई की वैल्यू तो नेगेटिव में भी हो सकती है। अब ये थोड़ी ना हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हो ही ना, तो हम इसको नहीं देखते।
हम देखते हैं साई स्क्वायर को, तब हमारी कर्व्स कैसे आती हैं और इसके बिहाफ पे हम शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल निकालते हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखते हैं बेटे, वो कैसे आती है। लेट अस सी, अगर मैं साई स्क्वायर कर दूं, जिसको हम आर स्क्वायर की, क्योंकि रेडियल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि ये मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आपका अपना रेडियस बढ़ाते जा रहे हो, तो हमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ है हम ये देखना चाहते हैं हम जब कर्व दिखाते हैं। क्योंकि बेटे क्वांटम मैकेनिक्स इज़ वेरी वास्ट, आप सिर्फ इसके कंक्लूजन पे वर्क कर रहे हो, हमने कुछ सॉल्व नहीं करे, अदरवाइज ये बहुत बड़ी वास्ट इक्वेशन, इसको सॉल्व करना पड़ता है। वी आर वर्किंग ऑन ओनली द कंक्लूजन, जस्ट यू हैव टू विजुअलाइज द कंसेप्ट। ठीक है बेटे, तो मान लो ये 1s ऑर्बिटल है, तो हमें ऐसी कुछ कर्व आएगी, इसकी सेम आएगी जैसे पहले आई थी। तो हम ये देखेंगे ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी, सॉरी रेडियस कह रही हूँ, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में तो कहाँ इलेक्ट्रॉन है, होना ही नहीं है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होना, होना कहाँ है, न्यूक्लियस के पास। तो 1s में न्यूक्लियस के पास यहाँ हो सकता है। जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ते जा रहे हो, मतलब अगर आप न्यूक्लियस के दूर जाते जाते हो, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन फॉर 1s क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है। अगर हम इसकी शेप बनाएं तो हम ये कहेंगे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड अगर मैं एक स्पेस बनाऊं ऐसी 3 डायमेंशनल, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह, और जैसे मैं और दूर चली जाऊंगी तो यहाँ पे ज़ीरो होती जाएगी। तो इसका जो शेप आती है हमारे पास 1s की, वो कुछ इस तरह की आती है, स्फेरिकल। ठीक है, ऑर्बिट की सबकी एक जैसी शेप थी, गोल गोल घूमी जा रहे थे, इसकी s की क्या आ गई, स्फेरिकल। ठीक है बेटे, अब अगर मैं 2s की बनाऊँ, अब मान लो मैंने फाइंड आउट करना है कि ये मेरा न्यूक्लियस है और ये मैं न्यूक्लियस के दूर जा रही हूँ, मतलब रेडियस बढ़ता जा रहा है, और मुझे कहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, साई स्क्वायर, जिसको हम आर भी कहते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसको निकालने के लिए मैं देखूँ कि कितनी दूरी तक मुझे मिलता है। तो मैं ये देख रही हूँ, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास मुझे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे न्यूक्लियस, या ये वाला पॉइंट जिसे हम कहते हैं नोड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें बिल्कुल नहीं मिलते, ये रेडियल नोड्स होती हैं। रेडियस के इधर उधर जाओगे तो रेडियस के इधर जा रहे हैं, तो एक जगह आती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। फिर हम रेडियस के और दूर जाना शुरू हुए, फिर इंक्रीज़ करनी शुरू हुई। ठीक है बेटे, और फिर दोबारा से डिक्रीज़ करनी शुरू हुई, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ मिले, यहाँ मिले, हमें एक पोजीशन आई जो यहाँ पे नहीं मिले, और फिर एक पोजीशन आई जो यहाँ मिले, हम रेडियस से दूर, तो हमें ये पूरी स्पेस आई। अरे